अगर मैं आपसे पूछूं कि ऐसी कौन सी इंडस्ट्री है जहां आप बिना किसी कॉलेज डिग्री के, बिना किसी बैकग्राउंड के, बिना किसी हाई कनेक्शन के उन लोगों को पीछे छोड़ सकते हैं जिनके पास हाई कॉलेज डिग्री है और हाई एजुकेशन है। वेल, इसका आंसर है फाइनेंस। आज हम मॉर्गन होसल के द्वारा लिखी गई किताब साइकोलॉजी ऑफ मनी कुछ इंपॉर्टेंट लेसन समझेंगे। इसमें ऑथर हमें बताते हैं कि फाइनेंशियल सक्सेस अचीव करना कोई बहुत मुश्किल साइंस नहीं है, जिसके लिए आपको बहुत हाई आईक्यू की ज़रूरत नहीं है। बल्कि फाइनेंस तो एक सॉफ्ट स्किल है जिसमें सिर्फ दो चीज़ों पर फोकस करना होता है। पहली कि आप क्या एक्शन लेते हैं, और सेकंड आप कैसे बिहेव करते हैं उन एक्शन लेने के बाद लॉन्ग रन में। ये फाइनेंस की सॉफ्ट स्किल आपकी लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आज मैं आपके साथ 3 इम्पोर्टेंट फाइनेंस लेसन शेयर करूंगा जो आपको वेल्दी बनाएगा और आप सारी उम्र बिना पैसे की चिंता करें एंजॉय कर पाओगे। लेसन 1, लक एंड रिस्क। हम सब बिल गेट्स को जानते हैं जिन्होंने यंग एज से ही कोडिंग करना शुरू कर दिया था। पर क्या आपको पता है कि 1968 में बहुत कम स्कूलों में कंप्यूटर थे। उनमें से एक स्कूल में बिल गेट्स जाते थे। उस टाइम पे तो कॉलेज ग्रेजुएट के पास भी कंप्यूटर का एक्सेस नहीं होता था, जो बिल गेट्स के पास 8th स्टैंडर्ड से ही मिल गया था। इतनी लकी चीज़ थी क्योंकि दुनिया में 1 मिलियन बच्चों में से सिर्फ एक बच्चा ऐसा था जिसके पास इतनी यंग एज में कंप्यूटर का एक्सेस था, और बिल गेट उनमें से ही एक लकी बच्चे थे। ये बात खुद बिल गेट भी मानते हैं। वो कहते हैं कि अगर वो उस स्कूल में नहीं होते तो आज शायद माइक्रोसॉफ्ट भी नहीं होता। नाउ बिल गेट्स के साथ 8th स्टैंडर्ड में उनके एक दोस्त भी पढ़ते थे जिनका नाम था केंट इवेंस। केंट भी बिल गेट्स की तरह एक हाईली स्किल्ड पर्सन थे। बिल गेट और केंट दोनों साथ में कंप्यूटर प्रोग्राम बनाते थे। बिल गेट्स कहते हैं कि वो इतने स्किल्ड थे कि वो माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर और पार्टनर होते, बट ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि केंट एक बार माउंटेनिंग करने गए। वहाँ माउंटेनिंग करते टाइम उनका एक्सीडेंट हो गया। उस एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई। और रिसर्च से पता चलता है कि माउंटेनिंग करते टाइम एक बच्चे की मौत होने के चांसेस 1 in million है। अनफॉर्चुनेटली केंट वही एक बच्चे थे। इससे हमें यह पता चलता है कि बिल गेट्स की सक्सेस में लक का कितना बड़ा हाथ था। वहीं केंट का 1 in million एक रिस्क था जो इस दुनिया में नहीं रहे। नोबेल प्राइज विनर से जब पूछा गया कि आप इन्वेस्टिंग के बारे में ऐसी कौन सी चीज़ है जो आप पता करना चाहते हो लेकिन आपको पता नहीं चलेगा, उन्होंने रिप्लाई किया कि एग्जैक्ट रोल ऑफ लक हमारे आउटकम में, मतलब कि सक्सेस में लक का कितना रोल होता है। पर ऑथर कहते हैं कि आपको लक पे कम्प्लीटली डिपेंड नहीं होना है, पर आपको उसको इग्नोर भी नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोग दूसरों की सक्सेस को देख के कहते हैं कि वो एक बहुत ही लकी इंसान था, उसमें टैलेंट था, ये था वो था, इसकी वजह से वो इतना सक्सेसफुल हुआ। जबकि ऑथर कहते हैं कि उसके 80% हार्डवर्क और 20% लक का रिजल्ट था वो। जब आपको एक के बाद एक सक्सेस मिलती है तो आप सोचते हैं कि लक ने आपको सक्सेस दिलाई, तो आपको उसके रिस्क को भी ध्यान में रखना होता है जो इस सक्सेस को वापस कभी भी ले सकता है। सिमिलरली, जब आप बैड डिसीजन लेते हो, अपने आप को फेलियर के लिए ब्लेम करते हो, तो सिंपल आप बस रिस्क फैक्टर को इग्नोर कर रहे हो। हर फैक्टर का ब्लेम अपने आप पर मत लो। लक और रिस्क फैक्टर को समझना आपकी फाइनेंशियल सक्सेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक पॉपुलर राइटर एक पार्टी में गए जहां उनके दोस्त ने उन्हें बताया कि इस पार्टी के जो होस्ट है वो एक बिलियनियर है जो एक दिन में इतने पैसे कमा लेते हैं जितने आप अपनी पूरी जिंदगी में नहीं कमा सकते हो अपनी नोवेल बेच के भी। राइटर ने स्माइल करके कहा कि दोस्त, मेरे पास वो है जो उसके पास नहीं है। उन्होंने पूछा क्या? राइटर ने जवाब दिया कि आई हैव इनफ, मतलब मेरे पास जितना है मैं उसमें खुश हूँ। जो हम कंपैरिजन करते हैं एक दूसरे से, वो हम कभी नहीं जीत सकते, लेकिन फिर भी हम लोग इसमें घुसे रहते हैं। लोग एक दूसरे से ऊपर आने के लिए, उससे ज़्यादा कमाने के लिए, कई बार हम इस कंपैरिजन के चक्कर में ज़्यादा रिस्क लेते हैं और अपने आप को दूसरों से बेटर शो करने के पीछे लगे रहते हैं। आपके पास जितना है उसे इनफ समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ ऑथर कहते हैं कि इनफ का मतलब कम नहीं होता। यहाँ ऑथर कहते हैं कि इनफ का मतलब है कि कब आपको रुकना है और कब आपको चलना है। चलिए इसे पैसे की टर्म में समझते हैं कि आपको अपने पैसे कमाने के बारे में सोचना चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं उनमें डूब जाओ कि आप कभी सेटिस्फाई और खुश न रह पाओ। ये था हमारा लेसन नंबर 2। लेसन 3,
वेल्दी होना वर्सेस वेल्दी रहना। एक बार जब इकोनॉमिक क्राइसिस आया तो दो लोगों को बहुत अलग अलग तरीके से इफेक्ट किया, जिनमें से एक थे जेसी लिवन, जो अपने टाइम के बहुत ही सक्सेसफुल ट्रेडर थे। 30 साल की एज में उनकी वोट 100 मिलियन थी। 1929 में जब इकोनॉमिक क्रैश हुई तो न्यूज़ में लोगों की सुसाइड करने की खबरें सामने आने लगी, बट एक्चुअली वो दिन जेसी की जिंदगी का सबसे बेस्ट ट्रेडिंग दिन था। उस दिन जेसी ने मार्केट गिरने पर बैटिंग की थी, उन्होंने शॉर्ट किया था, जिसकी वजह से उन्होंने एक दिन में $3 बिलियन कमाए थे और वो उस दिन दुनिया के रिचेस्ट इंसान बन गए। और वहीं दूसरी तरफ अब्राहम जर्मन, जो एक मल्टी मिलीनियर थे, जो एक रियल एस्टेट डेवलपर थे, जिन्होंने बहुत ही मेहनत से अपनी वेल्थ बनाई थी, उन्होंने मार्केट ऊपर जाने पे बैटिंग की थी, बट फिर 1929 का क्रैश हुआ तो वो पूरी तरीके से बर्बाद हो गए। इसके बाद वो इतना टूट गए कि उन्होंने सुसाइड कर ली। अब यहाँ एक और बात पता चलती है, जैसी बिलियनियर बनने के बाद जैसी बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे, वो बहुत ज़्यादा रिस्क लेने लगे। उसके बाद उनका जो डेब्ट था वो बढ़ता रहा और धीरे धीरे वो स्टॉक मार्केट में सब कुछ हारने लगे। फिर एक दिन खबर आई कि उन्होंने सुसाइड कर ली। हमें इस स्टोरी से यह सीखने को मिलता है कि ये लोग वेल्थ बनाने में बहुत एक्सपर्ट थे, पर फिर वो वेल्दी बने रहना भूल गए थे। समझो, वेल्थ कमाना और एक अलग चीज़ है और वेल्थी रहना एक अलग चीज़ है। तो ऑथर कहते हैं कि मनी अर्न करने में आपको रिस्क लेने पड़ते हैं और एफर्ट लेने पड़ते हैं। उस मनी को सस्टेन करने के लिए आपको इसका बिल्कुल अपोजिट करना होता है। आपको यह डर होना चाहिए कि जितना तेज़ी से आप पैसा कमा रहे हो उतनी ही तेज़ी से आप इस पैसे को गंवा सकते हो। आपको एक्सेप्ट करना चाहिए सब कुछ आपकी मेहनत से नहीं आया है, शायद इसमें लक का भी थोड़ा बहुत हाथ हो। तो आप सोचने लगेंगे कि हर चीज़ आपकी वजह से हुई है, तो आपके अंदर घमंड आ जाएगा और ओवर कॉन्फिडेंस हो जाओगे। यही इंपॉर्टेंट लेसन्स है दोस्तों वेल्दी बने रहने का। यह वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग माय चैनल।